तो कल अपन ने 25 नवंबर 9th आयामों का अचीवर सेक्शन सॉल्व कर लिया था। अभी आज ये एवरीडे रीजनिंग उसका चालू हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 मिक्सचर्स का क्वेश्चन है एक। इन अ मिक्सचर ऑफ 60 लीटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:1। मैं इतना समझ के चलूँ ना, तुम सब 9th 10th के बच्चे हो, तो दो टुकड़ा और एक टुकड़ा यानी कुल मिला के तीन टुकड़ा, 60 लीटर का तीन टुकड़ा यानी 20 लीटर, 20 लीटर, 20 लीटर। इसमें से दो टुकड़ा किसका है? मिल्क का है। मिल्क एंड मिल्क। और 20 लीटर एक टुकड़ा, लास्ट टुकड़ा किसका है? वाटर का है। इफ दिस रेशो इज टू बिकम 1:2, अगर इस रेशो को 1:2 बनाना है, मतलब मिल्क जितना है ना, मिल्क अभी कितना है? 20 लीटर और 20 लीटर मिल्क है ना, वो एक बन जाना चाहिए और पानी उसके डबल रहना चाहिए। पानी उसके डबल रहना चाहिए। फिलहाल पानी का एक ही टुकड़ा है ना 20 लीटर का, तो और कितना पानी डालना पड़ेगा कि जो मिल्क के दो टुकड़े के डबल यानी चार टुकड़ा पानी हो जाएगा। एक टुकड़ा पानी ऑलरेडी है, तो कितने टुकड़ा पानी और डालना पड़ेगा? तीन टुकड़ा पानी और डालना पड़ेगा। एक टुकड़े में कितना पानी है? 20 लीटर, तो तीन टुकड़े में कितना रहेगा? 60 लीटर। ओरली समझ आ गया क्या ये? ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो वापस से और नीचे दिया गया फोटो देख लो। अगर नहीं समझ आया हो तो पूछ सकते हो वापस। ठीक है, आगे चलते। 60 लीटर डी आंसर है इसका। इफ एम एंड एन alone can do a work in 21 days and 42 days respectively, in how many days they can complete the work if they work on alternate days? अगर एक दिन आड़ एक दिन आड़ वो एक दिन एम आया, अगले दिन एन आया, एक दिन एम आया, एक दिन एन आया, अगर ऐसे वो करते रहे, दोनों जन एक साथ में आते थे, दोनों जन अगर हर रोज एक साथ आते थे एम और एन, तो जितने दिन में काम खत्म होता था, तुम्हें समझ आता है उसके दो गुना लगेगा। एक दिन एम ही आ रहा है, दूसरे दिन एन आ रहा है, एक दिन एम आ रहा है, दूसरे दिन एन आ रहा है। पहले दिन में एम ने जितना काम खत्म किया, दीवार खड़ी कर दी, एन ने उस पर प्लास्टर चढ़ा दिया। तीसरे दिन एम वापस आया, उसने जितनी दीवार खड़ी करी, एन ने उस पर प्लास्टर चढ़ा दिया। अगर दोनों जन रोज साथ में आते थे तो ये दीवार खड़ी करते जाता था, ये उस पर प्लास्टर चढ़ाते जाता था। अगले दिन दोनों साथ में आ गए तो ये दीवार खड़ी करते जाता था, ये प्लास्टर चढ़ाते जाता था। तो दोनों अल्टरनेट डे आए और काम खत्म करे, उसमें दो गुना ज्यादा समय लगेगा ना, उस मुकाबले की दोनों जन साथ में आके निपट देते थे तो। रोज साथ में आते थे तो, रोज हर रोज दोनों जन आते थे तो। और दोनों जन को मिलके कितना टाइम लगता है ये अपन निकाल सकते हैं ना इस फॉर्मूला से। पता है ना तुमको, टुगेदर वर्क के लिए कितने दिन लगेंगे? वो है 1/m को कितने दिन लगेंगे प्लस 1/n को कितने दिन लगेंगे। तो 1 अपॉन टोटल टुगेदर इनको कितने दिन लगेंगे? तो m को लगते हैं 21 डे और n को लगते हैं 42 डे। अगर एलसीएम ले लूं, इंटू टू कर दूं, 2 1 जा 2, 2 + 1 3/42। ये 1/टोटल है, टोटल हो गया 42/3, 14 डेज। 14 दिन में दोनों के दोनों काम खत्म कर सकते हैं अगर दोनों रोज आए। लेकिन दोनों रोज आ नहीं रहे। एक दिन एक आ रहा तो दूसरे दिन दूसरा आ रहा, एक दिन एक आ रहा तो दूसरे दिन दूसरा आ रहा। उनका काम डबल इसमें फैल गया है ना। तो 14 डेज की जगह कितने दिन लगेंगे? 28 डेज लगेंगे। समझ आया क्या? अगर तुम ये क्वेश्चन लिखना चाहते हो और साथ में सॉल्यूशन वगैरह लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। ठीक है, 1 मिनट रुकूंगा मैं यहाँ पे। अच्छा क्वेश्चन रहता है वर्क एंड टाइम वाला। थोड़ा तुम लोग भी यूट्यूब से सीखते रहा करो भाई, हर बार वर्क एंड टाइम डाल देना, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड RS अग्रवाल ऐसे यूट्यूब पे डाल देना, भलते लेक्चर आ जाते हैं। सब्जेक्ट का नाम है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ऐसे डाल, जल्दी लिख लो। ये वाला क्वेश्चन अपना होगा 37। अब 38 देख लेते हैं। इसमें आंसर अपना 28 दिन आया बॉम्बे। सब लोग देख लो। आफ्टर स्पेंडिंग 40% इन मशीनरी, पाव बेकरी लगाने की थी समझो एक जन को, 40% मशीन लाने में खर्च कर दिया, 25% बिल्डिंग बांधने में खर्च कर दिया, 15% रॉ मटेरियल मैदा वगैरह लाने में खर्च कर दिया, 5% फर्नीचर वगैरह में डिस्प्ले पे पाव बना के रखने के उस पर खर्च कर दिया। तो दिव्या स्टिल हैज अ बैलेंस ऑफ 52,200 रुपीज। ठीक है, देन द मनी विथ हर वॉज, तो कितना खर्च करा?
तो भाई 40% खर्च करा, 25% खर्च करा, मतलब 65%। 65 और 15, 80%। 80 और 5, 85%। 85% खर्च हो गया, तो बचा कितना? 15%। और 15% करस्पॉन्ड कर रहा है 52,200 को। तो हमको पूछ रहा है शुरू में उसके पास कितना पैसा था, तो शुरू में उसका 100% था ना। 15% यानी इतना, तो 100% यानी कितना? सॉल्व करके निकालो जल्दी। यूनिटरी मेथड तो आता है ना। नाइन्थ के बच्चों ध्यान देना, क्लास में अच्छे से ध्यान देना, इजी है। अगर नहीं समझ आए तुमको कहीं पर भी तो तुरंत पूछ लेने का मेरे को, कि भैया आपने कैसे सोचा, ये नहीं। अगर तुमको समझ आए, झिझक नहीं आने देना बिल्कुल भी। 3 4 3,48,000 रुपए थे दिव्या के पास। उसने पाव बेकरी डाल दी। जी ऑप्शन। 39। द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ सुनीता एंड सुजाता, एक्स और वाई मानूंगा क्योंकि दोनों एस से है, इसलिए इज 16 ईयर्स। एक्स माइनस वाई किया तो 16 ईयर्स है। 4 साल पहले इसकी उम्र थी x-4, और ये दूसरे वाली की उम्र कितनी थी? y-4। द रिस्पेक्टिव रेशो ऑफ सुनीता एंड सुजाता वॉज 11/7। इसका रेशो था 11/7। वॉट इज द प्रेजेंट एज ऑफ सुनीता? सुनीता की क्या है वे? एक्स है कि वाई है? X है ना। ये मेरे को सुनीता किसको किस कर दूं? वाई को। तो पहले वाले इक्वेशन में से वाई को अलग कर दूंगा, माइनस का वाई उठा के उधर फेंक दो। उधर फेंक दिया तो अकेला वाई हो गया, और इधर का 16 उठा के एक्स की तरफ फेंक दो, -16 हो गया। वाई की वैल्यू x-69 है, इसका क्या करो? जलवा नहीं, सेकंड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट। तो सेकंड इक्वेशन है x-4 अपॉन y-4 है ना, ये y-4, वाई की जगह ये लिख दो। वाई की जगह है x-16। अब उसमें से और -4 हो रहा, और ये है 11/7 के इक्वल। सब जन ध्यान देना। तो ऊपर तुम्हारे पास में है नमन टोड़े x-4, और नीचे -16 और -4 कितना हो गया? -20। x-20 इज इक्वल टू 11/7। क्रिस क्रॉस कर लो, 7 को इधर ऊपर बुलाओ, तो 7 × x 7x, और 7 4 = 28। और x-20 को 11 की तरफ फेंको, 11 × x 11x, और 11 × 20 -220। बड़ा वाला x कौन है? 7 की 11। 11 जगह से नहीं उठेगा, 11x जिधर है उधर बैठा रहेगा। 7x को बोलेगा तू इधर आ, 7x इधर आया तो माइनस का 7x होगा। और माइनस का 220 जब इधर जाएगा तो उधर जाके क्या होगा? प्लस का 220, और माइनस का 28 होगा। 220 -28 क्या होगा? 192 इज इक्वल टू 11x - 7x कितना हो गया? 4x। अब सब जन ध्यान दो, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 192 ÷ 4 इज इक्वल टू x। ये सॉल्व होकर आंसर आ गया 48। 48 साल की है सुनीता। 48 ईयर्स की। ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है शायद, आई डोंट थिंक सो। फिर भी 1 मिनट रुक रहा हूँ मैं, जिनको लिखना है वो लिख लिया। एक मिनट हो रुका हूँ, जिनको भी जो भी लिखना है लिख लो। कुछ कुछ बच्चे y को अलग करने के बजाय x को अलग करते हैं, फिर y की वैल्यू निकालते हैं, फिर y की वैल्यू आई फिर वापस रख के x की वैल्यू निकालते हैं। इतना मत किया करो, पहले ही देख लिया करो क्या चाहिए। जो चाहिए उसको बचा के रखना, जो नहीं चाहिए उसको उसका गायब कर देना, उसको कांड कर देना उसका डायरेक्ट। श्रेया bought an article and sold it for 125% of its cost price. What is the cost price? If Shreya sold it for 30750, भाई श्रेया ने वो 125% ऑफ ओरिजिनल कीमत में बेच दिया। 125% ऑफ ओरिजिनल कीमत एक्स, है ना। कितने में बेच दिया उसने? 30,750 में। तो एक्स तो निकाल ही सकते हैं ना। 125 इंटू एक्स इज इक्वल टू 30,750। तो एक्स की वैल्यू इतनी आसानी से मिल गई, 30,750 इंटू 100/125। 25 के टेबल में 100 और 125 दोनों आते हैं,
फोर्जा और फाइजा। और फाइ के टेबल में ये तो आता ही है 30,750, काट दो। 30,750 का बता, 6,150 इंटू 4, ऐसा बचा। 6,000 चार जा 24,000, 150 चार जा 600, 24,600। 24,600 की चीज थी वो। ठीक है, ये अभी बस ये प्रॉफिट लॉस वगैरह वगैरह चीजों में समझ आना चाहिए कि ऊपर का इक्वेशन जो नीला बॉक्स है ये बनाया कैसे। 125% ऑफ x इज इक्वल टू 30,750। ये समझ आना चाहिए तुमको कि भाई वो श्रेया दीदी ने x रुपए की चीज उसके ही 125 टक्के भाव पे बेच दी। किसके 125 टक्के भाव पे? एक्स के ही, जितने की वो चीज उसने लाई थी उसके 125 टक्के पे बेच दी। कितने में बेची? दिया है 30,750। सामने लिख दिया इज इक्वल टू 30,750। कट कट सॉल्व किया, आंसर आ गया 24,600। कोई बड़ा इशू नहीं है। बी ऑप्शन। अगला, ये वाला क्वेश्चन लिख लो सब बच्चे जल्दी। जल्दी जल्दी नोटबुक में लिख लो। लिखो नोटबुक में लिखो जल्दी सब जन। नोटबुक में लिख लो, फिर करते हैं डिस्कस अपन। फिर तुम लगा तो बाद में ट्राई करो, पहले एक बार लिख लो, 2 लाइन 3 लाइन में क्वेश्चन लिखो फटाफट। तू लिखना भाऊ। हो गया कि लिख लिया क्या? रोमा टू का लोन ऑफ 16,000 रुपए, 12.5% पर एनम। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना भरना पड़ेगा 3 साल बाद? तो कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई फॉर्मूला नहीं है, अमाउंट का है कि टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा। वो है कितना पैसा बैंक से लिया था इंटू 1 + r/100 की पावर टाइम। कितना पैसा लिया था? 16,000। 1 प्लस रेट है 12.5 अपॉन 100, टाइम है 3। तुमको पता है 125 और 100, 125 और 100 जैसा है वो। 12.5 मतलब 125। लगा तो नीचे 1000 कर दो। दोनों डिविजिबल तो है ना? 25 के पाड़े में आते हैं, 5 के पाड़े में आते हैं। 25 के पाड़े में कब आता है? 100 कब आता है? 4 और 125 कब आता है? 5। लेकिन ऊपर 0.5 हो जाएगा। क्या 0.5 को 1/2 लिख सकता हूँ मैं? वो 1/2 टू डायरेक्ट आके 4 से भिड़ेगा और 1/8 हो जाएगा क्या? यहाँ से यहाँ तक समझ आना चाहिए कि 16,000 लिखा है और ब्रैकेट में अचानक से 1/8 प्रकट हो गया। ये समझ आना चाहिए। देखो, समझता क्या है तुमको? भला ये सॉल्व करो अभी। 8 × 1 = 8, 8 + 1 9/8 का क्यूब। तो 16,000, अब ध्यान से सुनो। 16,000 9/8 का क्यूब कर लो। 729 अपॉन 512। इतना पैसा उसको भरने का है बैंक में। पर हमको बैंक ये नहीं पूछ रहे कि उसको कितना पैसा भरने का, बैंक पूछ रहे कि उसको कितना ब्याज भरने का, ब्याज। तो ब्याज निकालने के लिए टोटल अमाउंट है ना, ब्याज निकालने के लिए, इंटरेस्ट निकालने के लिए टोटल अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट कर दो। 16,000 ब्ला ब्ला में से माइनस कर दो 16,000। तो क्या कॉमन ले लूं? 16,000 कॉमन ले लो। तो तुम्हारे पास बचा फ्रैक्शन 729 अपॉन 512 - 1। वो 512 उधर होगा मल्टीप्लाई। 729 - 512 कितना होता? करा होगा ना तुमने? 217 अपॉन 512। और सब बच्चे देखो, ये 16,000 और 512 रिलेटिव्स है। ऐसे कैसे रिलेटिव्स है? 16 जो है 2 की पावर 4 रहता है, और 1,000 भी है साथ में, और 217 बाजू में पड़ने वाला है। और 512 2 की पावर 9। 2 की पावर 4 और 2 की पावर 9 तो कटा। नीचे 2 की पावर 5 जिंदा बचा 32। और ये 1,000 है ना, 1,000। 1,000 बोले तो 10 × 10 × 10। हर एक 10 में एक दो आता है। 10 रहता है 2 फाइजा। 10 × 10 × 10 म्हणजे 2 फाइजा 2 फाइजा 2 फाइजा, कितने 2 बन रहे?
3 बन रहा है, नीचे कितने जिंदा है? 5। 3 3 काट दो, तो ऊपर 5 3 बार बचा, 217 बचा, और नीचे दो, दो और दो 4 बचा। ऊपर लिखा है पाई का क्यूब इंटू 217/4, इतना जिंदा बचा लास्ट में। ये आंसर है ना। इसको सिंप्लीफाई करना है। पाई का क्यूब है 125। अब वो मल्टीप्लीकेशन एक बार झटपट करना पड़ेगा कि 125 इंटू 217 कितना होता है, करो जल्दी। और फिर उसको डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा। पहले एक बार रफ वर्क में ये कर लो, 125 इंटू 217 कितना होता है, फिर अच्छे से सॉल्यूशन लिखते बैठना, टाइम दूंगा मैं। जल्दी करो। 10 12 जन करो। 27125 पक्का, डिवाइड बाय 4 करो इसको। 27125 को डिवाइड बाय 4 करो, 4 टुकड़े कर दो इसके। 67881। 0.25 है ना। 6781.25। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है क्या 9th के बच्चों नीचे पेपर में? तुम्हारे पास ऑफलाइन कॉपी है ना? एक आधे के पास होगी ना। 6781.25 ये ऑप्शन नीचे लिखना है किसी को। 10वीं के बहुत बच्चों को अभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ही ध्यान नहीं रहता। सॉरी, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में अमाउंट निकालने का फॉर्मूला ही ध्यान नहीं रहता। प्लीज वो ध्यान रखा करो। और कभी भी अगर देखो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो फाइनल अमाउंट कैलकुलेट मत क्या करो। अगर तुम में से कोई पागल औरत 729/512 करने को बैठ गया होता, तो वो विषय कटा भी होता समझो। हुआ होता। पर ये वाला बेटर अप्रोच, कॉमन ले लेना 16,000 को, जैसे भी लिख लो। पता है ना किधर क्या करे वाला है। हो गया सबका? ठीक है। आंसर लिख लो जिनको लिखना है। फाइनल आंसर अगर चाहिए तुम्हारे पास 6781.25 ए ऑप्शन। अब 42 नंबर का कम करना है। ठीक है ना। एवरेज एज ऑफ 6 बच्चे इन अ परिवार इज 8 साल। A1 A2 ऐसे A6 तक एडिशन किया, अपॉन 6 किया, मतलब उन 6 के एज का एवरेज निकाला, 8 साल है। तो 6 जनों की समेशन कितना है? समेशन ऑफ ऑल 6 जन 48 है। सब जन ध्यान दो। एवरेज एज ऑफ द सन्स टुगेदर विद देयर पेरेंट्स इज 22 ईयर्स। अगर अपन ने A1 से लेके A6 तक लिखा,
और इसमें फादर और मदर को भी ऐड कर दिया, अब कितने जन हो गए, 8 जन। तो इनका एवरेज कितना हो गया, विद देयर पेरेंट्स इज 22 ईयर्स। स्टेटमेंट पढ़ो वापस। एवरेज एज ऑफ सन टुगेदर विद देयर पेरेंट्स इज 22 ईयर्स। इफ फादर इज ओल्डर देन मदर बाय 8 ईयर्स, देन द एज ऑफ मदर इज, मदर की एज चाहिए। समेशन ऑफ ऑल दो 6 बच्चे कितना है, उन 6 जनों की एडिशन करी एज की तो 48 है। तो मैं A1 से A6 के जगह पे, इतने के जगह पे 48 लिख रहा हूँ। फादर के जगह पे मैं लिख दूंगा मदर प्लस 6। क्यों, फादर ने क्या गलती की, नहीं फादर ने गलती कुछ नहीं की। मदर जो है उसकी एज चाहिए, तो फादर को सब्सटीट्यूट कर दिया, फादर के जगह मदर के टर्म्स में लिख दी। तो फादर मदर से 8 साल बड़ा है, तो F के जगह M+6 लिख दिया, और M के जगह M ही लिखा। होल अपॉन, अभी भी 8 ही रहेगा, 8 को उधर फेंक दो, 22 × 8, 176। इधर M और M2M, अट्ठे चार और 6, 54 उधर गए ना, 54 माइनस में कितना, अभी अरे 8 है क्या, 8 सॉरी, हाँ तो 48 और 8, 56। वो उधर गया, 56 माइनस में 120। एम की एज कितनी आ गई, 60। मदर की एज 60 ईयर्स है। समझ गया, लिखना है, लिख लो जिनको लिखना है। एलियन तू समझा कि, डन हो गया, चलते आगे। लिख रहे हो क्या, कोई लिख रहा है क्या, हैंड रेस करो। हाँ लिखो लिखो जल्दी लिखो। करो भाई करो, कृष्णा व्यवस्थित बस कॅमेरा समोर। सार्थक राव, बरे आहात का. झाले 60 ईयर्स। सब बच्चे लिख लो, फटाफट लिखो चलो। अच्छा क्वेश्चन अगेन, 10वीं का है ये, 10वीं का स्टैंडर्ड क्वेश्चन एकदम, लिख लो। नोटबुक में लिख लो जल्दी, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम रहना चाहिए। लवकर लिखो, अनसॉल्विंग भी करो उसके बाद। कर मितांशु लिख बेटा।
हो गया। पर सॉल्व करा कि नहीं तुमने बच्चों? ये अपन ने पहले पढ़ा है ना, मॉर्निंग क्लास में भी हुआ है ना, कि शांत तालाब है, बोट की स्पीड एक्स पकड़ना और पानी की स्पीड वाई पकड़ना। अब बोट कवर्स 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तुमको अपस्ट्रीम का फोटो याद है? कैसा एक झरना है, उसमें से पानी नीचे नीचे पड़ रहा है, और एक बोट है, एक बावली बोट है। बावली बोट इसमें ऊपर चढ़ना चाहती है। इसको बोलते अपस्ट्रीम, अप चढ़ना चाहती है वो। और डाउन स्ट्रीम मतलब एक झरना है, पानी नीचे बह रहा है, और बोट नीचे उड़ी मारना चाहती है उसके साथ। झरना तो जा रहा है और बोट वाला भी और जोर लगा रहा है, चल मैं भी आ रहा। उसको बोलते हैं डाउन, नीचे जाना है उसको। समझ रहा? ठीक है। तो अ बोट कवर्स 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 2 आवर्स। इसका इक्वेशन मतलब कैसे लिखने का? ठीक है, ये सारा भानगढ़ जो है, ये कैसे लिखने का? तो इसमें क्या, किसको क्या मानने का, तो सब जन शांति से देखो। मान लो एक स्टिल लेक था, स्टिल। ठीक है, लिखने को भी बोलूंगा मैं, अभी नहीं। एक स्टिल लेक है, शांत पानी है, एकदम शांत पानी है। इसमें एक बोट है, और बोट का जो ड्राइवर है, ड्राइवर को मान लो, हाँ, तो ड्राइवर बुंग 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 बोट भगा रहा है इधर उधर इधर उधर। पानी शांत है, पानी की जरा से भी कोई भी स्पीड नहीं है, पानी बिल्कुल शांत है। बोट की स्पीड एक्स है। ठीक है। अब इस बोट को, अब ये बोट की स्पीड एक्स ही रहती है, इसकी कम नहीं रह सकती, ज्यादा नहीं रह सकती, फिक्स है, एक्स ही रहती है। अब एक दूर जो है, एक नदी थी, जो वाई स्पीड से बहती थी। ठीक है, ये रिवर की स्पीड है मान लो। अब दोनों केस ध्यान से देख लो। पहला केस है डाउन स्ट्रीम वाला। डाउन स्ट्रीम मतलब नदी को अपोज नहीं करना, गो विद द रिवर, फ्लो विद द रिवर, फ्लो विथ रिवर। नदी जिधर बोल रही जाने को, उधर ही जाने का, नदी से पंगा नहीं लेने का, क्योंकि अपन नदी में, नदी कुछ भी कर सकती। नदी इधर जाने को बोल रही, वाई स्पीड से खुद नदी भाग रही, तो अपन भी नदी को बोल रही, यस तू जिधर जाने को बोली उधर ही जाएगा अपन। आणि नदी इधर जा रही, अपन भी उधर ही गए, अपन ने खुद की भी एक स्पीड लगाई, तो बोट की एक्चुअल स्पीड अब, क्योंकि बोट खुद एक्स से भग रही है और नदी उसको और वाई का धक्का लगा रही है, तो डाउन स्ट्रीम में रहते समय बोट की स्पीड हो जाती है एक्स प्लस वाई। और समझ रख तुमको, एक्स प्लस वाई क्या है उसकी? स्पीड है उसकी, स्पीड। एक्स प्लस वाई उसकी स्पीड है। दूसरा केस है अपस्ट्रीम का। अपस्ट्रीम यानी अब वो फ्लो करना चाहता है, फ्लो अगेंस्ट रिवर। रिवर जिधर बह रही है, नदी जिधर बह रही है, उधर नहीं जाना चाहता वो। नदी जाना चाहती है इधर वाई, बोट जाना चाहती है इधर एक्स। ऑफ कोर्स बोट नदी से पंगा क्यों ले रही होगी, कब ले रही होगी? तब ले रही होगी जब उसमें पंगा लेने जितना दम हो। ठीक है, तब ले रही होगी नदी से पंगा, जब उसमें नदी से पंगा लेने का दम हो, उसकी स्पीड एक्स, नदी की स्पीड वाई से ज्यादा हो। तो फिट्टम फाट होके उसकी स्पीड कितनी बचेगी? एक्स माइनस वाई, ये उसकी स्पीड बचेगी। कौन सी स्पीड बचेगी? अपस्ट्रीम वाली स्पीड बचेगी। भाषण समझ आया क्या? ये देखो, मैंने तुमको अभी तक चार चीजें पढ़ाई। एक चीज शांत पानी में बोट की स्पीड पढ़ाई मैंने। सेकंड चीज, बोट ही नहीं है, सिर्फ नदी है, नदी भग रही वाई से, ये पढ़ाई मैंने। तीसरी चीज, डाउन स्ट्रीम में स्पीड होती है एक्स प्लस वाई। और चौथी चीज, अपस्ट्रीम में स्पीड होती है एक्स माइनस वाई। और पांचवी चीज पढ़ा रहा हूँ, पांचवी और छठी लिंक्ड ही है चीजें, तो पांचवी में ही पढ़ा रहा हूँ, कि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। तो इससे टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टाइम नीचे बैठा था, उसको ऊपर भेज दिया, तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समझ आया क्या सबको? ठीक है, अगर तुम्हें ये लिखना है कुछ, तो लिख लो 1 2 3 4 5। ये 5 है, फिर इसके बाद मैं क्वेश्चन समझाऊंगा तुमको, क्वेश्चन और उसका पूरा सोल्यूशन। ये 5 चीज अगर लिखनी हो तो लिख लो।
When he says कदम कदम बढ़ाएगा खुशी के गीत गाएगा कौन कौन that sense of sacrifice. India would not have been partitioned. हो गया। ये पांचों लिख लिए क्या बच्चों? ठीक है, अब देखो, अब मैं समझा रहा हूँ, वो थोड़ा ध्यान से सुन लेना। लिख लिया? उड़ा दूं नहीं? वो नैया 12 किलोमीटर ऊपर जा रही है, तो मैंने तुमको लास्ट, सबसे लास्ट क्या लिखा है फॉर्मूला? सबसे लास्ट, नहीं नहीं नहीं, मैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना डिस्टेंस चलाओ, इधर देखो ना, बोर्ड पे देखो ना, कितना डिस्टेंस चलाओ? 12 किलोमीटर। आणि अब ध्यान से सुनना, कितने स्पीड से चलाओ? अपस्ट्रीम की स्पीड क्या रहती? एक्स माइनस वाई। तो 12/x-y, इतना टाइम लगा। एक बोट है, उसमें फुल 90 होए वाला ड्राइवर है, दो चार क्वार्टर मारे वाला है वो, आणि वो 12 किलोमीटर नदी के बहाव के अगेंस्ट बोट भगा के लेके गया। और फिर उसको ध्यान आ रहा है किधर आ गया मैं, तब तक उसकी 90 उतर गई थी। फिर वो बोट वापस 18 किलोमीटर भगाते भगाते जगह पे लाया, और इतना सभी अड़े साड़े करने में उसको कितने घंटे लग गए? 2 घंटे लग गए। 12 किलोमीटर भगाते लेके गया अगेंस्ट द नदी, तो x-y की स्पीड लगी। तो समय कितना लगा? 12/x-y घंटे, इतना समय लगा। और 18 किलोमीटर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी? स्पीड डाउन स्ट्रीम की स्पीड x+y, ये पूरा मिलके कितना समय लगा? 2 घंटे। ये प्लस ये 2 घंटे। समझ आ रहा है क्या? ऊपर जाने में T1 टाइम लगा, नीचे आने में वापस T2 टाइम लगा, दोनों मिलके 2 घंटा लगा। और समझ आ रहा है क्या इक्वेशन कैसे बना रहा? इंग्लिश भाषा पढ़ रहा हूँ, अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, और उधर मैथ्स में लिख रहा हूँ, ये बात समझ आनी चाहिए। लाल को लाल में लिखा है, नीले को नीले में लिखा है। अब देखो, फिर हरे को हरे में लिखूंगा। 18 किलोमीटर, अब मालूम है अगले दिन वापस साला 90 पी लिया, बहुत ही 90 यार। 18 किलोमीटर वापस अपस्ट्रीम जा रहा, अगेंस्ट द नदी जा रहा, झगड़े कर रहा नदी से, माइनस कर रहा नदी से, x-y हो रहा। समझ रहा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम दे रहा नहीं टाइम। तो कितना टाइम लगा इसको 18 किलोमीटर ऊपर जाने को? इसको 18/x-y इतना टाइम लगा। और साला ऊपर जाके उसकी 90 उतर जाती, मालूम नहीं उधर कौन दिख रहा उसको। फिर 12/x+y रिपीट 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 इतने टाइम में नीचे आया, और ये पूरा मिलकर कितने घंटे लग रहे हैं उसको? ढाई, 2.5। 2.5 को सॉल्व करके 5/2 लिख देता हूँ। डन। समझ आ रहा क्या? क्या पूछ रहे अपने को? फाइंड द रेट ऑफ करंट। करंट म्हणजे नदी, नदी की स्पीड ढूंढो बोल रहे। नदी की स्पीड अपन ने क्या मानी? एक्स की वाई, वाई, वाई ढूंढो बोल रहे। इक्वेशन नंबर 1 है तुम्हारे पास बच्चों, और इक्वेशन नंबर 2 है तुम्हारे पास बच्चों। नाइन्थ के बच्चों को इसको सॉल्व करें, क्योंकि बहुत बड़ा है भाई। अगर तुम क्रॉस क्रॉस स्माइली में जाओगे तो तुम्हारे 5 जन्म आवर जाएंगे इसमें। तो ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना मेरी बात को। अरे गधड़ो, ध्यान दो, लिखने का नहीं अभी। तुमने सब्सटीट्यूशन यूज करने का, 1/x-y को, 1/x-y को ए मानने का, आणि 1/x+y को बी मानने का। ये मान के क्या होगा देखो, तुमने अगर 1/x-y को ए माना नहीं, 12 है ना, 12 सबसे ऊपर रेड कलर में लिखे वाला, उसके बाजू में ध्यान से देखना, उसके बाजू में 12 वन जाए, और तुमने 1/x-y को क्या मानने का है? ए। तो 12 ए हो गया। 12/a नहीं हो गया, 1/x-y को, इसको तुमने ए माना ना काले को, तो डायरेक्ट नीचे देखो 12 ए हो गया सबसे नीचे, प्लस 18 बी इज इक्वल टू 2। पहला इक्वेशन मिला, और नीचे का इक्वेशन क्या हो गया? 18 ए प्लस 12 बी इज इक्वल टू 5/2। समझा क्या? अब क्या ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या सॉल्व करके? यानी ए यानी बी की वैल्यू आ गई तो इधर रख दो, ए यानी बी की वैल्यू हरी भाई में रख दो, यहाँ पे हरी भाई में ए और बी की वैल्यू, तो उससे तुमको एक्स और वाई की वैल्यू जल्दी मिलेगी।
और तुमको y की वैल्यू चाहिए। सॉल्व करो, लिख लो, अभी ये लिख लो और सॉल्व करो, खुद लगाओ दिमाग। हो गया क्या? करा ऑनलाइन बच्चों, तुम लोगों ने सॉल्व करा, ए बी की वैल्यू निकाली, ए और बी की वैल्यू आई, फिर उधर जो ग्रीन बॉक्स लिखे गए 1/x - y ए है, 1/x + y बी है, उधर ए और बी की वैल्यू रखो, उसको सॉल्व करना शुरू करो। चलो बता दूं क्या सॉल्व करके? तुमने ए और बी की निकाली वैल्यू, युवराज आई तेरी वैल्यू ए और बी की? करना बादशाह, क्या कर रहा तो ऐसा? बच्चों देखो, तुम्हारे पास एक इक्वेशन है 12a,
प्लस 18b इज इक्वल टू 2। जिनको भी हार्ड जाता है, इक्वेशन नहीं समझ आता कैसे सॉल्व करना, इधर बोर्ड पे देखो। दूसरा इक्वेशन है, थोड़ा वो ढाई है ना, ढाई, इसलिए ऊपर लिख रहा हूँ मैं उसको। 18a प्लस 12b इज इक्वल टू 2.5। बच्चों एक काम करो, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। तो बच्चों 18a और 12a हो जाएगा 30a, 12b और 18b हो जाएगा 30b, और 2.5 और 2 हो जाएगा 4.5। बच्चों 30 और 30 कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं, और 30 को कॉमन लेके उधर डिवीजन में फेंक दो, तो 4.5 अपॉन 30 ऐसे हो जाएगा a प्लस बी की वैल्यू। अब तुम सारे बच्चों इधर ध्यान दो, अपने पास इक्वेशन है 18a प्लस 12b इज इक्वल टू ढाई। नीचे का इक्वेशन है 12a प्लस 18b इज इक्वल टू 2। बच्चों इन्हीं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, नीचे वाले को माइनस बना दो, सब पूरा माइनस बना दो। 18a माइनस 12a 6a, 12b माइनस 18b माइनस 6b, ढाई माइनस दो आधा। बेटा छः छः कॉमन है ना, छः कॉमन लेके डिवीजन में फेंक दो, क्या वो 0.5/6 हो जाएगा। बाजू में नीला डब्बा आया है ए प्लस बी का, अभी लाल डब्बा है ए माइनस बी का। ए प्लस बी को और ए माइनस बी को ऐड कर दो, मैंने जो बोला उसे ध्यान से सुनना। ए प्लस बी को और ए माइनस बी को ऐड कर दो, तो बेटा प्लस का भी और माइनस का भी कट जाएगा, ए और ए क्या हो जाएगा जुड़ के 2a, और इधर जुड़ेगा 4.5/30 प्लस आधा अपॉन 6। 6 को 30 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 5 5 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे, 5 इंटू आधा ढाई, ढाई और 4.5 7/30 ऐसे हो रहा है 7/30। ए की वैल्यू कितनी हो गई, ए की वैल्यू हो गई 7/60 बच्चों। अगर ए की वैल्यू मेरे पास आ गई तो मैं बी की वैल्यू निकाल सकता हूँ ना। ए की वैल्यू यहाँ रख के बी की वैल्यू निकाल सकता हूँ ना, यहाँ रख देता हूँ पहले वाले में। पहले वाले में बी की वैल्यू है 4.5/30 माइनस ए, ये प्लस का ए है ना, प्लस का ए उस तरफ जाएगा तो माइनस ए हो जाएगा। ए की वैल्यू है 7/60। 4.5/30 को डबल डबल करो, वो हो जाएगा 9/60 माइनस 7/60, यानी कि 2/60, यानी कि 1/30। ये किसकी वैल्यू आई, बी की वैल्यू आई, 1/बी की नहीं, बी की वैल्यू आई 1/60। अब बच्चों ध्यान दो, ए और बी है कौन, एकदम ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ येलो कलर में। ए है भैया 1/x-y, 1/x-y, ये ए है, और ए की वैल्यू आ रही है 7/60। और बी कौन है भैया, वो है 1/x+y, उसकी वैल्यू आ रही है 1/60। बच्चों ये येलो बॉक्स को अगर तुम ऊपर कंपेयर करो तो x+y की वैल्यू कितनी हो जा रही है डायरेक्ट, 30, क्या सॉरी सॉरी, हाँ 30। तो डायरेक्ट x+y की वैल्यू कितनी हो जा रही है 30, नीचे लिख रहा हूँ लाल कलर में बोल्ड में। और बच्चों x-y की वैल्यू कितनी हो रही है 60/7, x-y की वैल्यू हो गई 60/7। मुझे x ढूंढना है कि y ढूंढना है, तो किसका पत्ता साफ करूं, x का। तो भले ही नीचे वाला इक्वेशन x-y = 60/7 ऐसे ऐसे है, फिर भी मैं माइनस की साइन चेपूंगा, और वो x बन गया माइनस का, जो y पहले से माइनस का तो प्लस का बन जाएगा, और 60/7 माइनस का बनेगा। सब बच्चों को समझ आ रहा है, x और x कटेगा, y और y 2y होगा, और बाजू में इधर तमाशा चालू रहेगा, 30 माइनस 60/7, 7 × 30, 210, 210 माइनस 60, 150। 2y की वैल्यू हो गई 150/7, y की वैल्यू हो गई, दो नीचे ला लो, 150 से कटेगा ना, 2 1 जा और 2 75 जा, y की वैल्यू हो गई 75/7। तो 10 पॉइंट समथिंग, 75/7, डी ऑप्शन। समझ आया सबको, पक्का समझा क्या, लिखना है क्या किसी को कुछ, किधर था वे, कैसे लिखो इसको मैं, ऐसा था क्या। अरे कैसा था, हाँ ऐसा था, हाँ लिखो वो, बहुत घिचड़ पिचड़ हो गया ना, हट, जान दो, पर लिखो भाई लिखो।
हो गया क्या? दिख गया? हुआ क्या? कोई लिख रहा है क्या? हैंड रेस करना। लिखो। पहले ए और बी की वैल्यू निकाली है। ए की वैल्यू किधर है? हाँ, ये इधर है मेरे तरफ। 7/60 आई और बी की 1/30 आई। और फिर ए और बी को यूज करके एक्स और वाई निकाला। एक्स तो निकाला ही नहीं, वाई पूछा था, वाई निकाला। हो गया क्या सबका? जो लिख रहे थे उनका हो गया लिख के? आराध्या, हो गया क्या लिख? 43 खत्म, डी ऑप्शन। ये देख लो। निष्ठा एंड टीना enter in a business partnership in which Nishtha invests 3,000 रुपए for 9 महीने and Tina invest 9,000 रुपए for 7 महीने. What is the ratio of their profit in the business? पर मंथ कॉस्ट निकाल लेते हैं अपन। जिसने जितना इन्वेस्ट किया उसको उतना ही फायदा मिलना चाहिए ना, उसको उतना पैसे मिलने चाहिए। तो निष्ठा ने अगर 9 महीने में 3,000 रुपए दिए तो पर महीने कितना निकाला, ये निकाल सकते हैं अपन, एक एक महीने में कितने दिए। और टीना ने 7 महीने में 9,000 रुपए दिए, तो एक महीने में कितने दान दे रही थी वो अपने कंपनी को, बिजनेस को, वो निकाल सकते हैं ना इसका रेशो अपन। बस इसका रेशो निकालना है। व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर प्रॉफिट इन बिजनेस? वनजा, रीजा। और क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, फिर डिवीजन चल रहा है ना, 3/7 का 7/3। 7/27 आना चाहिए। समझा क्या तुमको? समझा क्या? पर मंथ। अरे, ये दोनों अलग अलग अमाउंट डोनेट कर रहे हैं बिजनेस को। ये 3,000 कर रही तो 9,000 कर रही। पर ये भी तो देखो, ये 3,000 9 महीने के लिए कर रही, साली कितनी चिंगूस है। हर महीने में थोड़ा थोड़ा दान दे रही। यानी ये 7 महीने के लिए 9,000, हर महीने में 1,000 रुपए से ज्यादा डोनेट कर रही ना। तो जब बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा, मान लो इन्होंने इतने 3,000 रुपए और 9,000 रुपए, 12,000 रुपए की लागत से बिजनेस शुरू किया। एक टाइम आया जब ये बिजनेस महीने के 10 लाख रुपए कमाने लग गया, तो दोनों 5 लाख 5 लाख थोड़ी बांटेंगे, इक्वल इक्वल क्यों बांटेंगे? जिसने जितना योगदान दिया था उसको उतना मिलेगा, उस प्रपोर्शन में ही मिलेगा। तो हर एक महीने में कौन कितना दे रहा था वो निकालना पड़ेगा ना हमको। पर मंथ कौन कितना दे रहा था ये हमको निकालना पड़ेगा, पर मंथ। तो अगर ये 3,000 रुपए 9 महीने के लिए दे रही थी, तो एक महीने के लिए 3,000/9 दे रही थी ना, ₹3,000 पर 9 मंथ। तो रुपीज पर मंथ का कैलकुलेशन आ जाएगा ना, एक मंथ में, एवरी 1 मंथ में कितना दे रही थी।
और इसका भी आ जाएगा कि ये एवरी 1 मंथ में कितना दे रही थी, तो 7/27 आना चाहिए। क्या माइल है इसने, कुछ घोल किया क्या बने। निष्ठा तीना निष्ठा ने 3,000 रुपए दिए 9 महीने के लिए। अभी ये ऐसा है क्या कि 3,000 रुपए 9 महीने के लिए, हर महीने 3,000 3,000 ऐसे दे रही थी, ऐसा है क्या वो। शायद 3,000 रुपए देती रही 9 महीने तक, और ये 9,000 रुपए देती रही 7 महीने तक। तो कितना हुआ, उसने कितने दिए, 27,000, अरे हटाओ ना। 1,000 हो गया नहीं नीचे, 9 और 9 हजार कट के, और 1,000 और 1,000 कटा, 3/7। समझा ना। ऐसे वो क्वेश्चन इंग्लिश में अपन मार खा गए पहले ही। ये करो 45 नंबर का, 45 नंबर का लिख लो सब बच्चे, सारे बच्चे नोटबुक में लिख लो। ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाला ही क्वेश्चन रहता है। लिख लो। एक खाली टैंकर पड़े वाला है, टैंक पड़ा हुआ है, हाउद है। एक नल ए है, दूसरा नल बी है। ए नल को खुला रखा सिर्फ, तो ए नल इतना बड़ा है कि वो 24 घंटे के अंदर ही पूरी टाकी भर देगा। बी नल थोड़ा पतला सा है, थोड़ा ही पानी उसमें से पड़ता है, तो अगर सिर्फ बी नल को चालू रखा तो 36 घंटे लगते हैं उसको, 36 आवर्स पूरी टाकी भरने में। अगर दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया, तो ये निकालो कि पहले तो उनको एक साथ मिलके वो कितने देर में निपट देंगे, कितने देर में भर देंगे टाकी। फिर पूछा जा रहा है कि बीच में ये बी वाला पाइप बंद करना पड़ेगा हमको, क्योंकि हम चाहते हैं कि ठीक 12 घंटे में टाकी भर जाए, ठीक 12 घंटे के अंदर टाकी भर जाए। तो हमको कब बंद करना पड़ेगा। सो गया क्या शुभड़े, रपकन मारने के। सो जा बेटा सो जा। करो सॉल्व करो, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिख लो सब जन नोटबुक में, अच्छा क्वेश्चन है। आलस मत करो कोई भी, और सॉल्व करो, दिमाग लगाओ। हो गया क्या।
क्वेश्चन में कुछ घोटाला लगता है तुमको? क्योंकि वो 72/5 ऐसा आता ना, 14.4 आवर्स। मतलब दोनों नल अगर खुले भी रखे तो, दोनों नल अगर खुले रखे, फुल भरने दिया हो तो जल्दी से जल्दी, तब भी वो 14 आवर्स और प्लस समथिंग आवर्स में भरेगा। और इधर ये बोल रहे हैं कि 12 घंटे में भर के दिखाओ, तो वो भी बीच में से एक नल बंद करके। ऐसे समझो कि पाइप बी जब बंद किया ना, पाइप बी जब बंद किया, वहां से लेके और 12 घंटे लगने चाहिए भरने में। नहीं, क्वेश्चन गलत है, ये एक्चुअली क्वेश्चन गलत है। सर उसका आंसर आ रहा, लेकिन 18 आवर्स उसको मतलब कैसे ऐसा। भाव? सर वो 12 × 1/24 प्लस 1/30, 1/36 टाइम्स x। कैसे? सर मतलब अपन अगर 12 घंटे के लिए वो 24 घंटे वाला ए वाला पाइप चालू रखे तो वो 12 × 1/24 होगा। और फिर प्लस अच्छा, अपन ये वन बाय इसका थर्टी इसका मतलब लेकिन है नहीं ना ऐसे कि पहले 12 घंटे तक दोनों नल चालू रखो, क्योंकि दोनों नलों को मिला के तुमको 14.4 घंटे लगने हैं। तो फिर तुम 12 घंटे के लिए दोनों नल चालू रखो, और फिर जब 12 घंटे हो जाए तब बी को बंद कर दो। अब बताओ कि ए को कितना लगेगा? ऐसा मतलब नहीं है ना भाई इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन का मतलब ही गलत है कि पाइप बी कब बंद किया जाए। दोनों दोनों पाइप चालू थे, और टैंक रपर अप भरते जा रहा था, और बीच में पाइप बी बंद कर दिया। फिर ए ने ही रेस खत्म करी अकेले के बलबूते पे, और 12 घंटे में रेस फिनिश कर दी। अरे लेकिन अगर दोनों नल को भी खुला रखा ना अपन ने, ए जो है 24 घंटे में काम खत्म कर सकता है, सिर्फ ए को चांस दिया तो। बी जो है 36 घंटे में काम खत्म कर सकता है। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि दोनों टुगेदर अगर काम करने पे लग जाए, अगर ए वाला नल का भी खोल दिया और बी वाला नल का भी खोल दिया, दोनों नल खुले रख दिए, तो टाकी कितने देर में भरेगी? तो ये फॉर्मूला से हमको वो जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन रहता है ना, 1/RP = 1/R1 + 1/R2, वैसे हम सॉल्व करेंगे। तो इससे हमारी टाइम की वैल्यू आती है करीब 72/5, एलसीएम फिल्सियम वगैरह वगैरह लेके। तो जो कि रहता है 14.4 आवर। अब कहीं से भी टाकी 12 घंटे में कैसे भर सकती है? दोनों नल भी खोल दिए तुमने तो कैसे भर सकती है? और कोई मतलब ही नहीं है क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन सर वो ब्लंट गलत है। कोई सर वो दूसरा प्रोबेबली मतलब? ऐसा बोल रहे होंगे कि ए को अपन ने 12 घंटे चालू रखा तो बी को कितना टाइम लगेगा और भरने में, फिर ऐसा। नहीं, ओपन टुगेदर है। फाइंड व्हेन द पाइप बी मस्ट बी टर्न्ड ऑफ सो दैट द टाकी जस्ट फिल्ड इन 12 आवर्स। 12 घंटे के अंदर भर दें। गलत है, डेफिनेटली गलत है क्वेश्चन। इंग्लिश लिखने में गड़बड़ कर दी उन्होंने। ठीक है, ये वाला कर रहे हैं। देखो 15 मिनट में हो जाएगा यार, IMF पेपर ही 1 घंटे का रहता। देखो, द पॉइंट्स whose abscissa and ordinate have different signs lie in। एब्सिसा ऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की साइन अलग अलग रहनी चाहिए। पहले इसमें तो दोनों प्लस प्लस है ना, और तीसरे वाले में दोनों माइनस माइनस है। तो ऐसे कौन से क्वाड्रेंट है जहाँ पे उनकी साइन अलग अलग रहती है? सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा ऑप्शन हो गया? वो डी ऑप्शन। समझा ना? क्वेश्चन पढ़ लो एक बार सब जन। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार सब जन। ठीक है, डन। अगला 17 नंबर का फोटो, अरे टाइम पास फोटो। इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, CAO काओ इज 25 डिग्री। किधर है CAO? ये 25 डिग्री है। एक काम करो, ये OA और OB क्या है? OA और OB, तो OC भी ड्रॉ कर लो, रेडियस। और वो रेडियस और रेडियस आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया क्या? तो गुलाबी का 25, तो इंडिया भी 25। समझ रहा क्या नक्की? अच्छा, फिर
बाकी इधर का तो कुछ भी रह सकता है, तो इधर कुछ बोल नहीं सकते। सीबीओ इज 35, सीबीओ 35। अच्छा, इधर का अगर नीला वाला 35, तो फिर नीचे का लाल भी 35। समझ रहा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ए ओ बी? तो ये देखो भाई, 25 और 35 कितना हुआ? 60 ऊपर। तो 60 का यहाँ पे डबल आता है ना। इधर अंदर अगर थीटा बना, तो यहाँ पे बाहर, पता है ना सबको, 2 थीटा बनता है। तो बाहर इधर अंदर 25 और 35 मिलके 60 बन रहा है ना। ऊपर तक जाते जाते वो क्या बन जाएगा? 120। तुमको वही पूछा ना, ए ओ बी, 120 आंसर आ जाएगा। समझा क्या कैसे? ठीक है। मितांशु तेरे को नवोदय से ला रहे वापस। तो कुछ बोलता नहीं था बाकी बच्चों को, लेकिन तूने पढ़ाई करनी चाहिए। नहीं नहीं, तूने बोला था पेरेंट्स को आते टाइम कि मैं पढ़ूंगा, इसलिए वो भरोसे पे लाया। उनको तभी भी डाउट था लाना कि नहीं, फिर भी उन्होंने डिसीजन लिया। बाकी उनके करे नहीं करे नहीं फर्क पड़ता, लेकिन तेरे लिए, तेरे को बोल रहा हूँ क्योंकि तेरे पेरेंट्स के पास देख के बोलता हूँ मैं। देखो ये रूट एक्स है, पैनिक तो चलने में। तो अपन पहले एक बार रूट एक्स निकाल लेते चुपचाप। अब मैंने तुमको बोले वाला है कि अगर तुम्हारे पास ए प्लस समथिंग रूट भी ऐसे फॉर्मेट का है, ठीक है, ए प्लस रूट भी ऐसे फॉर्मेट का कुछ है, और भाई साहब तुमको इसका स्क्वायर रूट लेने का है, तो यहाँ पे 2 बनाओ। बोले वाला है ना मैंने, रूट के बाहर 2 बनाओ। या तो 4 दे के रखा है, 4 के रहता है, 2 2 जा। तो एक 2 रखो ना, एक 2 अंदर फेंक दो। एक 2 जेल के अंदर जाएगा। जेल से बाहर आया कब होगा? जब उसकी जोड़े होंगी। 4 को ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 2 जा। लिख सकता हूँ ना, समझ आ रहा है ना तुमको? तो अगर एक 2 को मैं बोलूँ कि भाई वापस जेल में चले जा 5 के पास में, तो वो जाएगा कब अंदर? जब उसको जोड़ीदार मिलेगा, तभी जाएगा ना वो अंदर। समझ रहा है क्या सबको? ठीक है। और अभी भी एक 2 किधर बैठे वाला है? अभी भी एक 2 बाहर बैठे वाला है। तो अंदर रूट में क्या हो गया? 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। और ये क्या हो जाएगा? अपने पास ये यहाँ पे है √9, प्लस में यहाँ पर बाहर अपने पास बैठा हुआ है 2, और रूट में अंदर क्या बैठे वाला है? 20। अब अपने को बच्चों दो जन सोचने हैं, 2 जन जिनका एडिशन 9 होता है और जिनका मल्टीप्लीकेशन 20 होता है, 5 और 4। और वो दोनों को बाहर निकालना है, 5 और 4 को, और उन दोनों के टकले पे रूट और रूट लगा देना है। खत्म। ये बहुत बार हुआ है पहले। मतलब कैसे एक इरेशनल नंबर का, बाइनोमियल इरेशनल का भी रूट निकालते हैं, ये बहुत बार हुआ है पहले। तो मैंने बस बोला देखो, 2 जन चाहिए जिनके एडिशन 9 हो। 5 और 4 की एडिशन 9 होती है, तो बाहर √5 प्लस √4 क्यों निकलता है? अरे बोले वजह मत हो। तो ये 5 और 4 जो है, मैं इसको 5 और 9 को 5 और 4 लिख सकता हूँ। 5 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? √5 का स्क्वायर। 4 को भी ऐसे लिख सकता हूँ, √4 का स्क्वायर। रूट और स्क्वायर वैसे कैंसिल ही होंगे ना। और 2 √20 को ऐसे लिख सकता हूँ, 2 a b। तो क्या ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया? a² + b² + 2ab। तो √5 प्लस √4 का होल स्क्वायर हो गया क्या ये? जिसके टकले पे इतना बड़ा रूट बैठे वाला है बाहर, और एक दिख रहा है तुमको? तो बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा? √5 प्लस √4 बनेगा। समझ रखते हो? सबको समझ रहा? तो ये यहाँ पे रूट एक्स है भैया। रूट एक्स क्या होता? √5 प्लस √4। और √4 को तो 2 ही लिख सकते हैं, तो 2 प्लस √5। और माइनस में 1/√x है। वापस रूट एक्स की वैल्यू आ गई ना अपने पास, 2 प्लस √5। तो 2 प्लस √5, उसको रैशनलाइज फैशनलाइज करो और सॉल्व करो अभी। समझा क्या सबको? ये वन ऑफ दी अच्छे क्वेश्चन में ही गिना जाएगा, लिख लो ये नोटबुक में। 9th के तो बच्चे सबके सब लिख ही लो, क्योंकि तुमको अभी भी धड़ स्क्वायर रूट, इरेशनल नंबर का रूट निकाल नहीं आता। नहीं तो अगर एक्स दिया है 9 + 4 √5, तो उसका स्क्वायर रूट निकालते झटपट आना चाहिए, फटाफट आना चाहिए। 9th के नुबड़ों को अभी भी आता ही नहीं है, लिख लो। वापस बताता हूँ, लगा तो रूट वाला पार्ट कैसे निकालते हैं।
किसी को कुछ भी नहीं समझ आए तो पूछने का, जो भी कुछ समझ नहीं आए वहां पे पूछ लेना, लगे बेझिझक पूछना। हो गया, हो ही गया। हम्म। ये हो गया सबका। वापस बताना है किसको, किसी को? देख, 9 प्लस
अभी आपने बोला ना ग्रीन कलर का रुपये तो 9 + 4 होता है, तो 200 लेना है अगर उधर और नंबर है 3 5 समझो यहाँ 3 रहा 4 की जगह, तो वो 3 को डायरेक्ट अंदर भेज देना, एंड वहाँ 2 लगा देने का मन से, एंड मन से लगा दिया तो डिवाइड बाय 2 कर देना, फिर वो डिवाइड का जो टू उसको अंदर भेज देना रूट में। समझा? तो डिवाइड का 2 जब अंदर जाएगा तो अंदर जाके 4 बनेगा ना। फिर वैसे सोचने का, दो जन जिन के एडिशन ऐसी ऐसी और मल्टीप्लिकेशन वाइस वैसा है। द एंगल बिटवीन टू अल्टीट्यूड्स ऑफ, एक मिनट। द एंगल बिटवीन द टू अल्टीट्यूड्स ऑफ a parallelogram through the vertex of an obtuse angle is 50 डिग्री। क्या? अच्छा, एक पैरेललोग्राम निकालता हूँ पहले। उसके दो हाइट क्या क्या होते हैं? एक तो यहाँ से लेके इधर ले लो, है ना, और एक यहाँ से लेके इधर 90 डिग्री डालना है ना अपने को। ये यहाँ से लेना पड़ेगा। देखो ये ऐसे दिख रहा है, फीलिंग आ रहा है 90 डिग्री का, आ रहा है 90 डिग्री का। तो ये अब अपने को क्या बोल रहे हैं? द एंगल बिटवीन टू अल्टीट्यूड्स ऑफ पैरेललोग्राम थ्रू द वर्टेक्स ऑफ ऑप्टिव्स एंगल, वर्टेक्स ऑफ ऑप्टिव्स एंगल, ऑप्टिव्स एंगल, ऑप्टिव्स एंगल। हाँ ना, ये तो दोनों, ये वाला ऑप्टिव्स एंगल है और ये वाला भी ऑप्टिव्स एंगल है। हाँ ठीक है, तो 50 डिग्री है। पैरेललोग्राम में दो एंगल ऑप्टिव्स एंगल रहते हैं ना, और एक एंगल एक्यूट एंगल रहता है। देखो तो ये नीला वाला और नीला वाला, ये दोनों हमारी हाइट है। क्या तुम बच्चे ये देख पा रहे हो कि यहाँ पे देखो नीचे 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है? समझ आ रहा है? ठीक है। अब इन दोनों अल्टीट्यूड में एंगल 50 डिग्री का है। कौन सा वाला एंगल ले वही थोड़ा ऐसे है। भला ठीक है। अरे क्या पांचट क्वेश्चन है ये। तो कोई भी एक एंगल ले लो, मान लो ये 50 है, 1 मिनट के लिए मान लो ये 50 है। तो अगर ये 50 है तो वर्टिकली अपोजिट 50 होगा क्या? समझ आ रहा है क्या? ठीक है। और ये नीचे वाला हरी भाई 90 है, तो अंदर का ये काला भी 90 होगा। क्या ये छोटा सा नन्ना सा क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है क्या सबको, जिसमें दो एंगल कौन है? 90 है ना। दो एंगल 90 के और एक 50 का है। 90 90, 180, 180 और 50, 230। तो बचा हुआ एंगल कितना रहना चाहिए? 130 का। और अगर वो 130 का एंगल है, अगर एक 130 का है, तो तुमको पता है ना एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री रहते हैं। ठीक है। ठीक है, लिखना है, लिखना है। डन, लिखना है। मेरे को बताओ, अगर ये पैरेललोग्राम में एक अच्छा थोड़ा क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर ये पैरेललोग्राम में अभी मैंने दो ऑप्टिव्स एंगल दिए ना, वो ऑप्टिव्स एंगल से अल्टीट्यूड निकाले, तो जो दो एक्यूट एंगल है अगर उससे मेरे को अल्टीट्यूड निकालने पड़ते थे तो कैसे रहते थे? बस मैं क्वेश्चन इतना बोल रहा हूँ तुमको। ड्रॉ द फोर अल्टीट्यूड्स फ्रॉम ऑल फोर वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। अपने नोटबुक में ड्रॉ करके बताओ फोटो। एक छोटा सा, एक छोटा सा प्यारा सा थोड़ा एक्यूरेट पैरेललोग्राम निकालना, और उसके चार अल्टीट्यूड निकाल के बताओ, चारों कॉर्नर से, चारों के चारों कॉर्नर से।
आया क्या? एक पैरेललोग्राम है, तुमको उसके 4 अल्टीट्यूड निकालने हैं। तो ए वर्टेक्स से समझो अल्टीट्यूड ये हो गया लाल वाला। अब बी वर्टेक्स से, बी से तो 90 डिग्री पे निकालना है ना। तुम देखो ना, अगर तुमने दूसरा वाला लाल दंडी निकाला, ये राइट एंगल लगता है कि तुमको कहीं से भी? कैसे कैसे निकालोगे? तुम्हारे दिमाग में पल्ले पड़ा क्या तुमको? तुमको ये जो दूसरी साइड है, इसको एक्सटेंड करके लेके जाना पड़ेगा, डॉट 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 डॉट, दूसरी दिशा में। और अब यहाँ से आएगा 90 डिग्री। समझा क्या? अब तीसरा वाला वर्टेक्स देखो, ये तीसरे वाले वर्टेक्स से तो ये हो गया 90। अगर इस पे डालना है तो समझो, या उस पे नहीं तो अपन कॉन्जिक्यूटिव लेते हैं, लगातार अगले अगले साइड पे। तो ये लाल हो गया। अब कहाँ करे भाई इसको? इससे अपोजिट साइड पे डाला, इधर से अपोजिट पे डाला, अब इधर से भी क्या अपोजिट पे ही। इधर से मान लो एक ही कॉर्नर से अगर मुझे 2 अल्टीट्यूड फेंकने रहे, इस साइड पे फेंकना रहा तो ये 90 हो जाएगा। समझा क्या सबको? और सामने वाले साइड पे फेंकना रहा तो ये वाला 90 हो जाएगा। समझा क्या सबको? ठीक है, पक्का। और लास्ट वाला है ये पिंक पॉइंट। पिंक पॉइंट से अगर फेंकना रहा तो इसके सामने वाली साइड को मेरे को डॉट 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 करके एक्सटेंड करना पड़ेगा। और फिर मैं यहाँ से ऐसे 90 डिग्री यहाँ पर डाल पाऊंगा। आएगा उधर। डन। ये है कुछ टेढ़े मेढ़े अल्टीट्यूड्स। इनमें से जो एक्सपेक्टेड अल्टीट्यूड रहता है ना, एक्सपेक्टेड, वो लाल और हिरवा है। अंदर के दोनों लाल और हिरवा वाले जो कट मार रहे हैं एक दूसरे को, जनरली हम उन्हीं दोनों की बात करते हैं। और दो अल्टीट्यूड पैरेललोग्राम के बाहर आउटसाइड लाए करते हैं। अगर नीचे वाली साइड, हाँ, मतलब भलती चीज है, ए पॉइंट से ना, शुरू के पॉइंट से। हाँ ना, भलती है। चार चार अल्टीट्यूड, 8 अल्टीट्यूड हो जाए, 8 नहीं, 6 हो जाएंगे ऐसे। हाँ नहीं नहीं, 8 हो जाएंगे, हर पॉइंट से दो दो है। हम्म, चलो ठीक है, पांगो। बाय बाय।